Yes, good morning, students. Today, I will continue with the same chapter, that is from trade to territory. In this chapter, we have concluded up to the some policies like subsidiary alliance by the East India Company. Now, we will discuss one more policy, that was doctrine of lapse. Doctrine of lapse policy was started by लॉर्ड डलहौजी. इसको याद रखो, लॉर्ड डलहौजी जिनके नेम पे हमारी कंट्री में हिल स्टेशन भी है. लॉर्ड डलहौजी वो गवर्नर जनरल थे बच्चे इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से. ईयर कौन सा था? 1848. ठीक है, 1848 से लेकर 1846. क्लियर? 1848 से लेकर 1846. ठीक है. देन व्हाट वाज द मेन पॉलिसी? क्या थी इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की मेन पॉलिसी? क्या थी इन दिस पॉलिसी? बहुत ध्यान से सुनना है आपने. इफ एनी इंडियन रूलर डाइड, यानी कि अगर किसी भी इंडियन किंग की डेथ हो जाती थी विदाउट सन और डॉटर. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ एनी इंडियन किंग, ठीक है, इंडियन रूलर डाइड विदाउट सन और डॉटर, देन हिज किंगडम वुड बी लैप्स. लैप्स का मतलब क्या होगा? का पार्ट बन जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी. देन हिज किंगडम, ठीक है, वुड बी लैप्स एंड विल बी पार्ट ऑफ द कंपनी. वो किसका पार्ट बन जाएगी? कंपनी का पार्ट बन जाएगी. क्लियर? सो according to that many kingdoms were captured by East India Company. कौन कौन सी थी? अब आपको इनके नाम याद करने हैं एमसीक्यूज के लिए, 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए. नंबर 1 सतारा, SATARA, सतारा. सेकंड इज संभलपुर, SAMBALPUR. नंबर 3 उदयपुर. नंबर 4 नागपुर. नंबर 5 Jhansi, and number 6 Awadh. You have to learn the names of these kingdoms. Again, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बन गई थी. कौन कौन सी? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी एंड अवध. यही रीजन था कि इन्होंने मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या किया था? रिवोल्ट. कौन सा रिवोल्ट? रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है. अब आ जाइए बच्चे आगे एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 21. इसमें सबसे पहले बच्चे कुछ नेम्स हैं, वो नेम्स आपने याद करने हैं. काजी. काजी जो होते हैं मुस्लिम में, काजी जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जज. जैसे मुस्लिम जो हैं वो अपनी लैंग्वेज में काजी जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जज. मुफ्ती. मुफ्ती कौन होते हैं? अ ज्यूरिस्ट of the Muslim community responsible for expounding the law that the Qazi would administer. मतलब अब ये सोचो कि मुफ्ती का मतलब हो गए लॉयर, जज हो गए काजी, एंड लॉयर कौन हुए? मुफ्ती. यानी कि काजी के द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं या जो वो पनिशमेंट देते हैं उसको ये क्या करते हैं? आगे एडमिनिस्टर करते हैं. देन इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रायल. ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट केस. इम्पीचमेंट का मतलब होता है ट्रायल. और इंग्लैंड में जब भी किसी गवर्नर, जैसे मैंने आपको लॉर्ड क्राइव का एग्जांपल दिया था ना, जो है वो केस चला था. ठीक है. अ ट्रायल. ट्रायल का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ कोर्ट केस. और ये इंग्लैंड में, जैसे हमारी इंडिया में हाउस है ना लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसे ही इंग्लैंड में हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स. ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स. ठीक है. और वहां पर दो बच्चे हाउस है में, जैसे हमारे इंडिया में हाउस है लोकसभा एंड राज्यसभा. याद रखो इंग्लैंड में भी 2 हाउस है पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन. अगेन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन. ठीक है. और जब इन दोनों हाउसेज में किसी भी पर्सन के अगेंस्ट केस चलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट. ठीक है. इम्पीचमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट? अ ट्रायल. ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट केस.
बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में या फिर हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, किसी भी जो है वो केस चल सकता है, दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। क्लियर? हाँ जी। आगे हम पढ़ते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स। फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपने याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम याद रखो। वॉरेन हेस्टिंग जो थे, इन्होंने, ये गवर्नर जनरल थे 1773 और he played an important role to change many rules and regulations in India। और इनके बेसिस के ऊपर इंडिया में प्रेसिडेंसीज बनाई गई। अब आपने इन प्रेसिडेंसीज के नेम याद रखने हैं, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। Again I am repeating, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ये क्या थी? ये प्रेसिडेंसीज थी। किसके अंडर? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। ठीक है। ब्रिटिश एरियाज वर डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसीज। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एरिया को कंट्रोल करने के लिए इनको डिवाइड कर लिया इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3। कौन कौन से? बॉम्बे, हाँ जी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। ठीक है। इसके बाद देन हर एक प्रेसिडेंसी का जो है वो एक गवर्नर, यानी कि हर प्रेसिडेंसी जो है वो किसके अंडर कर दी? गवर्नर के अंडर। और उन सभी गवर्नर्स को कौन कंट्रोल करेंगे? गवर्नर जनरल। ठीक है। इसका मतलब क्या है? सबसे ऊपर पोस्ट किसकी थी? गवर्नर जनरल। ये कितने गवर्नर्स को कंट्रोल करेंगे? 3। गवर्नर्स ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। और ये एरियाज को क्या कहा गया? क्या कहा गया इन एरियाज को? प्रेसिडेंसीज। ठीक है। इसके बाद ही वाज द सुप्रीम हेड। गवर्नर जनरल जो था वो सुप्रीम हेड था कंट्री। देन एक और इम्प्लीमेंट जो है नया सिस्टम हुआ जस्टिस। कौन से ईयर में? 1772। इन विच ईयर न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस was started by the Britishers? 1772। इसमें उन्होंने क्या किया? कोर्ट्स, कोर्ट्स का मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो इन्होंने कोर्ट जो है, कोर्ट्स को आगे डिवाइड कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोविजन रखी गई और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसके आगे अलग अलग पार्ट्स जो है वो बना दिए गए। कौन कौन से? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल एंड क्रिमिनल। क्रिमिनल कोर्ट उनके लिए जिनमें क्राइम इन्वॉल्व होता है, सिविल कोर्ट उनके लिए जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होगा? कौन होगा डिस्ट्रिक्ट का हेड? कलेक्टर। कलेक्टर का मेन काम क्या होगा? टू कलेक्ट। क्या कलेक्ट करेंगे? टैक्स और रेवेन्यू। और फिर से याद रखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर जो है वो 2 कोर्ट कर दिए गए, सिविल एंड क्रिमिनल। और पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या होगा? टू कलेक्ट द टैक्सेस। क्रिमिनल, क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल में जो है वो कौन आते थे? काजी एंड मुफ्ती। काजी और मुफ्ती। ठीक है। और सिविल में कौन आते थे? मौलवी। मौलवी जैसे हिंदू, हिंदू में हो गए पंडित, मुसलमानों में हो गए मौलवी। ठीक है। तो सिंपल जो थे वो सिविल में आते थे, क्रिमिनल केसेस में आते थे काजी और मुफ्ती। क्योंकि इंडिया में उस टाइम पीरियड में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, तो दोनों रिलीजन्स जो हैं वो इक्वलेंट, इक्वलेंट का मतलब होता है बराबर उनको इंपॉर्टेंस जो है देनी पड़नी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हिंदू पंडित्स जो हैं उनको भी इंपॉर्टेंस दी, मौलवी जो हैं उनको भी इंपॉर्टेंस दी। ठीक है। तो काजी का मतलब है जज एंड मुफ्ती का मतलब होता है जूरिस्ट या एडवोकेट ऑफ मुस्लिम्स।
क्लियर? ठीक है, आगे मैंने अभी बताया आपको इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हो किसके ऊपर इम्पीचमेंट जो है की गई थी, राइट डाउन इन इजी वे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का मतलब होता है ट्रायल इन पार्लियामेंट। वैसे देखा जाए तो इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रायल इन पार्लियामेंट। सपोज हमारी कंट्री में भी इम्पीचमेंट है। कैसे? अगर हमारी कंट्री में भी हमने प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट को पुलिस नहीं अरेस्ट कर सकती, बिकॉज ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो प्रेसिडेंट के अगर अगेंस्ट कुछ भी है, एलिगेशंस हैं, तो वो पार्लियामेंट में सॉल्व होंगे और पार्लियामेंट में सारे जितने भी एमपीज हैं और वो वोटिंग करेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। अगर 2/3 मेजोरिटी से वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अपनी वोटिंग पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट विल बी रिमूव। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। ठीक है, सो इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रायल इन पार्लियामेंट। और अगर इंग्लैंड का एग्जांपल देना है तो हम एग्जांपल देंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। राइट डाउन, वॉरेन हेस्टिंग्स was trial by House of Lords। अब यहाँ पे मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स वर्ड यूज किया है, ये इंडिया का है या लंदन का है? लंदन में। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, LORDS, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, एंड क्या चार्ज लगाया था उनके ऊपर? मिसकंडक्ट। उन्होंने मिसकंडक्ट किया था। मिसकंडक्ट का मतलब उनका बिहेवियर रॉन्ग था, सो दैट्स व्हाई इम्पीचमेंट ट्रायल जो है वो उनके ऊपर लगाया गया। ठीक है, क्लियर? हाँ जी बच्चे, आगे नेक्स्ट हम करते हैं धर्मशास्त्रास। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रास, पेज नंबर 22। क्या थे धर्मशास्त्रास? धर्मशास्त्रास का मतलब होता है संस्कृत में लिखे गए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे रिलीजन के बारे में कुछ बताते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसे ही हिंदू रिलीजन में भी कुछ शास्त्रास, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लिखे गए, उनको बोलते हैं धर्मशास्त्रास। ठीक है, तो धर्मशास्त्रास को ब्रिटिशर्स ने कैसे इंपॉर्टेंस दी? क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। रिलीजियस मैटर्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही इंपॉर्टेंस देने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण पंडित जो हैं उनको उनसे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन फॉर्म में लिए। ठीक है, और इसी तरह से कितने पंडित को बुलाया उन्होंने? टोटल कितने पंडित बुलाए गए? 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ऑल द हिंदू लॉज। यानी कि उनको इकट्ठा किया गया और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई 11 पंडित्स को कि आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिलीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो उनको कंपाइल करके उनको ब्रिटिशर्स को देना। एंड इसको फिर ट्रांसलेट किसने किया? वो उन्होंने तो संस्कृत और हिंदी में लिख के दे दिया, NB हाल। ठीक है, NB हाल, HALHED, NB हाल ने इसको ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश। उसके बाद इसी तरह से मुस्लिम्स को भी बुलाया गया और 1778 में मुस्लिम्स का मुस्लिम कोड, क्योंकि बच्चे पता क्या होता है, हिंदू रिलीजन में कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, मुस्लिम्स के कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इसीलिए अलग अलग जो है कुछ रूल्स अलग अलग जो है वो बनाए गए। 1778 में मुस्लिम कोड बनाया गया और इस तरह से इंडिया में रेगुलेशन एक्ट, इसको इस ईयर को याद रखो, इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड? 1773। और इस एक्ट ने इंडिया को क्या दिया? नया सुप्रीम कोर्ट। अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 न्यू सुप्रीम कोर्ट was established. New Supreme Court was established in 1773. इसमें एक था कोर्ट ऑफ अपील। अपील का मतलब होता है जिसपे आप अपील कर सकते हो। मुस्लिम, अगर मुस्लिम लैंग्वेज में या पारसी में इसको कहा जाए तो इसका नाम क्या था? सदर निजामत। क्या नाम था? सदर निजामत। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते थे? कोर्ट ऑफ अपील। जैसे सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होता है? हाई कोर्ट। तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन सा? सदर निजामत। ठीक है, एंड ऐसे ही जो अदालत थी वो कहाँ पे सेटअप की गई? कैलकाटा। अंडरलाइन करो, कैलकाटा।
सदर निजामत अदालत वॉज सेटअप एट कैलकाटा। ठीक है, और हु वॉज द मेन फिगर इन द डिस्ट्रिक्ट, अभी मैंने बताया था, हु वॉज द मेन फिगर इन द डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर। कलेक्टर का मेन फंक्शन क्या होता था? टू कलेक्ट टैक्सेस, रेवेन्यूज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सो दिस वाज द फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आगे आ जाइए आर्मी। अब हमने आर्मी के फीचर बताने हैं अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 22, कंपनीज आर्मी। अब आपने आर्मी के मेन फीचर्स बताने हैं। आर्मी, अब कंपनी की जो आर्मी थी ना, इस आर्मी जो मतलब है, लेकिन इसके पहले हमने मुगल आर्मी पढ़ना थोड़ा सा। आप ये सोचो कि इंडिया में उस टाइम पे एक तरफ मुगल आर्मी थी, एक तरफ कंपनी की आर्मी थी। मुगल आर्मी के क्या फीचर्स थे, पहले मुगल आर्मी के साथ उसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। मुगल आर्मी जो होती थी, आपने अगर पुरानी मूवीज की लड़ाइयां देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि सबसे आगे पैदल सैनिक, जैसे चेस का भी रूल क्या होता है, चेस का रूल याद करो, सबसे आगे क्या होते हैं? फुट सोल्जर्स, पैदल प्यादे जिसको बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है? हॉर्सेस, कैमल, है ना, ऐसे एलिफेंट्स, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो मुगल आर्मी के फीचर। नंबर 1, कैवेलरी। मुगल आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट किनको मानते थे? घुड़सवार, कैवेलरी। कैवेलरी कौन होते थे? हॉर्स राइडर्स। सेकंड, और क्या होते थे? इन्फेंट्री। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री क्या होती है? पैदल सैनिक, जिसको आप चेस में क्या बोलते हो? क्या बोलते हो चेस में? प्यादे, पैदल सैनिक। एक और इंडिया में उस टाइम पीरियड में बहुत फेमस थे, तीरंदाजी। तीरंदाज का मतलब जो तीर चलाते थे। एंड और कौन थे? आर्टिलरी। आर्टिलरी क्या होती है? आर्टिलरी का मतलब है जो बहुत अच्छा तलवार चलाते, स्वर्ड्स। मींस आप ये सोचो कि इस टाइम पीरियड में आर्मी का पार्ट बनने के लिए किसी पर्सन को तलवार चलाना, घुड़सवारी, तीरंदाजी, कितना एक्सपर्ट होना पड़ता होगा, है ना। आजकल तो सोल्जर बनने के लिए ट्रेनिंग होती है, गन चलाना, लेकिन उस टाइम पीरियड में ऐसी जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी। अब ये सोचो कि ये थी मुगल आर्मी। कंपनी की आर्मी कैसे डिफरेंट थी? कंपनी की आर्मी, नाउ द फीचर ऑफ कंपनीज आर्मी। कंपनी आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट होते थे सिपाही। सिपाही, सिपाही नहीं बोलना हमने, इसमें क्या बोलना है? सिपाही। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सिपाही, हिंदी के वर्ड को क्या बोलते थे? सिपाही। सिपाही मींस ऐसे इंडियन सोल्जर्स थे, तो वो इंडियन, लेकिन वो किनसे सैलरी लेते थे? किनसे सैलरी लेते थे? ब्रिटिशर्स। इंडियन सोल्जर, जैसे आपने वो देखी है मूवी बैटल ऑफ सारागढ़ी, बैटल ऑफ सारागढ़ी, हाँ, केसरी, हाँ। तो उसमें जो है वो बैटल मतलब जो लड़ी गई थी ब्रिटिशर्स की तरफ थे, लेकिन सोल्जर कौन से थे? सिपाही। सिपाही का मतलब क्या होता है? इंडियंस, जिनको सैलरी कहां से मिलती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। सिपाही आर्मी। सेकंड, सेकंड देखो, अब आप खुद सोचो कि हमारी कंट्री में मुगल आर्मी जो है वो इनका सामना नहीं कर पाई, क्योंकि कंपनी के जो सोल्जर्स होते थे दे वर ऑलवेज आर्म्ड विद मस्केट। मस्केट, मस्केट का वर्ड याद रखो, मस्केट का मतलब क्या होता है? हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। इनके पास गन्स होती थी और मुगल आर्मी के पास क्या होती थी? स्वर्ड्स, है ना। तो यही रीजन है कि हमारी इंडिया की आर्मी इनके आगे जो है वो नहीं। देन नेक्स्ट है मैच लॉक्स। मैच लॉक क्या होते हैं? गन इन विच पाउडर वॉज इग्नाइटेड। मैच लॉक क्या मतलब होता है? एक ऐसी गन जिसमें पाउडर जो है इग्नाइट किया जाता है ब्लास्ट करने के लिए, मैच लॉक। ठीक है, और क्या इसका फीचर था? सोल्जर्स वर ट्रेन्ड इन यूरोपियन स्टाइल। सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाती थी। ड्रिल डिसिप्लिन, ड्रिल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस होती थी, ठीक है, ट्रेनिंग उनको दी जाती थी। देन कास्ट कम्युनिटी वर इग्नोर्ड। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की आर्मी में चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई भी था, रूल्स वर सेम। कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड। रूल सेम होते थे, किसी के साथ किसी भी तरह से रिलीजियन बेसिस के ऊपर बायस नहीं होता था, सबको एक जैसा ही रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता। देन धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे से स्टीम शिप्स बने, स्टीम शिप्स का मतलब होता है ऐसे शिप
जो स्टीम इंजन से चलते थे, उनके आने से इंग्लैंड और इंडिया की जर्नी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और ऐसे में इंग्लैंड से कितने सोल्जर इंडिया में आना शुरू हो गए और बहुत सी फैमिलीज आना। अब सोल्जर आएंगे तो साथ में उनकी फैमिलीज भी आएंगी। आपने लगान मूवी देखी है? लगान मूवी देखी है आपने आमिर खान की? उसमें भी ऐसा ही है कि यस वेट वेट बेटा, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है कि जो किसान थे उनको टैक्स देना पड़ता था, तो उन्होंने ये कंडीशन रखी कि हम आपके सामने क्रिकेट खेलेंगे और अगर हम जीत गए तो हमारा टैक्स जो है वो क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो उसमें आप देखोगे कि कितने ही ब्रिटिश फैमिलीज जो है वो क्रिकेट देखने के लिए, उनको एक मतलब था कि किसान कैसे क्रिकेट खेल सकते। And at that time, many farmers they learned how to play cricket and they won. And ये रियल स्टोरी तो नहीं हो सकती, लेकिन जैसे फिक्टिशियस जो है वो काइंड ऑफ आपको दिखाया गया कि उस टाइम पीरियड में इंडियंस की कंडीशन कैसे होती, ठीक है। और आज ये टाइम है कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, जिन्होंने सीखा क्रिकेट उनसे, और आज इंडियन टीम जो है नंबर 1 पे। रिसेंटली टेस्ट मैच कौन जीता है? इंडिया, है ना। तो आप ये सोचो कि एक ऐसी कंट्री जो उस कंट्री के अंडर कितने साल कॉलोनाइज रही, तो आज यही टीम जो है वो नंबर 1 पे है ना। आगे देखो, देन मेनी फैमिलीज फ्रॉम इंग्लैंड दे केम इन इंडिया, इंडिया आने लगे, है ना। एंड इस तरह से धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिलीज, नंबर ऑफ जो ब्रिटिश पीपल थे उनका नंबर जो है पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, क्लियर? हाँ जी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो देखो बच्चे, क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, बट आई एम ओनली रिवाइजिंग द क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया? हाँ, अपने कमोडिटीज का बताना है, कौन कौन सी कमोडिटीज, स्पाइसेस, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिल्क, है ना। देन व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स? नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता था? जो नवाब थे दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन। नवाब जो थे वो कंपनी को किसी भी तरह से कंसेशन नहीं देना चाहते थे। एंड इसके अलावा नवाब चाहते थे कि कंपनी उनको क्या दे, ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स दे। देन नवाब जो थे उन्होंने कंपनी को कॉइन्स बनाने से मना कर दिया कि आप अपने सेपरेट कॉइन्स नहीं बनाओगे। देन और क्या हुआ, नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बनाने से मना कर दिया, फोर्ट्स, फोर्टिफिकेशन करने से मना कर दिया। देन एक और प्रॉब्लम थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो नवाब की इमेज को खराब कर रहे थे, तो ये नवाब को ये लगा कि इससे क्या होगा, लोग नवाब को नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंपॉर्टेंस देंगे। एंड दिस वाज अ मेन प्रॉब्लम बिटवीन नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट इज दीवानी। दीवानी का बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ? नंबर 1, कौन से ईयर में मिली थी दीवानी? 1765। किसको मिली? लॉर्ड क्लाइव, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। किनसे मिली? मुगल रूलर से। और इससे क्या हो गया, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू, फाइनेंस इंक्रीज हुआ। वो जमींदार से अब रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। दे गॉट फाइनेंस, अब उनको पैसा मिलने लगा फॉर एक्सपेंडिचर। अब उसी पैसे से वो क्या खरीदते थे इंडिया में? कॉटन एंड सिल्क, यहीं से खरीदते थे कॉटन एंड सिल्क। और इसके अलावा अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए, वेयर हाउस, स्टोर हाउस को मेंटेन करने के लिए दे गॉट मनी फ्रॉम दीवानी। क्लियर? आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता है? विच एवर स्टेट वांटेड टू साइन, जो भी सब्सिडरी अलायंस साइन करेगी, दे हैड टू एक्सेप्ट इंग्लिश एज सुप्रीम अथॉरिटी। उनको जो इंग्लिश मैन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको क्या बनाना पड़ेगा? सुप्रीम अथॉरिटी। उनको अपने पैलेस में क्या अपॉइंट करने पड़ेंगे? इंग्लिश रेजिडेंट्स। और अब इंग्लिश रेजिडेंट्स उनके पैलेस में बिना रोक टोक के आना शुरू हो गए, ठीक है। देन वो सारी किंग की एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे, सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे, किंग ने कहाँ जाना है, किसके साथ डील साइन करनी है, क्या होगा, दौर क्या होगी, सारा प्लान वो बनाएंगे। देन और सारा खर्चा कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा खर्चा कौन करेंगे? किंग्स करेंगे, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स आते थे पैलेसेस में, लेविशली स्पेंड करते थे, और खर्चा कौन करता था? किंग्स करते थे। किंग्स जो टेंशन फ्री हो गए, उनको ये लगा कि अब हमारी जो भी लड़ाई की जिम्मेवारी है या प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी है वो किसके ऊपर है? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। एंड दे वर नॉट अलाउड टू कीप देयर ओन आर्मी।
उनको ये भी अलाउ नहीं किया गया कि वो अपनी आर्मी खुद रखे अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद। देन इफ एनी इंडियन रूलर फेल टू पे सब्सिडरी फोर्सेस, अगर कोई भी इंडियन रूलर जो है वो सब्सिडरी फोर्सेस देने से मना कर देता था, देन पार्ट ऑफ हिज किंगडम वाज टेकन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कौन से एरियाज को लिया गया? अवध एंड, अवध कल मैंने बताया था, अवध एंड हैदराबाद, अवध एंड हैदराबाद। हैदराबाद was taken as subsidiary forces by the नवाब्स। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड इंडियन रूलर्स। कंपनी और इंडियन रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है? कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसीज बनाई, कौन कौन सी? बंगाल, सेकंड इज मद्रास, थर्ड इज बॉम्बे। ठीक है, दूसरी तरफ जो इंडियन रूलर्स थे उनमें कोई प्रेसिडेंसीज नहीं होती थी, उनमें सिर्फ किंग ही सुप्रीम होता था। प्रेसिडेंसीज में 3 गवर्नर होते थे, उन गवर्नर को कौन कंट्रोल करता था? गवर्नर जनरल। लेकिन इंडियन जो रूलर्स थे उनमें मिनिस्टर्स होते थे, लेकिन वन एंड वन रूल कौन होता था? किंग ओनली। देन फिर आपने बताना है कि कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट्स आगे बनाए, और डिस्ट्रिक्ट्स का हेड किसको बना दिया? डिस्ट्रिक्ट्स का हेड किसको बनाया? कलेक्टर्स। लेकिन इंडियन रूलर्स के टेरिटरी में डिस्ट्रिक्ट नहीं होते थे, इनमें टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेवारी किसकी होती थी? जमींदार। किनकी होती थी? जमींदार। ये फर्क था। ठीक है, किंग के साथ उसका प्राइम मिनिस्टर होते थे, लेकिन कंपनी जो है, कंपनी में कोई किंग नहीं होता था ना, तो कंपनी में क्या होता था? गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस ऑफ आर्मी। चेंजेस ऑफ आर्मी, कि आर्मी के जो चेंजेस हैं वो बताने हैं कि क्या क्या चेंजेस थे। अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ। एक तो आपने पहले बताना है कि मुगल आर्मी और कंपनी आर्मी क्या क्या फर्क था। फिर आपने इंडियन आर्मी के फीचर्स बताने कि जो इंडियन आर्मी थी हाँ जी, इंडियन आर्मी पहले हमने बताना है इंडियन आर्मी के क्या फीचर्स हैं और किस तरह से ये जो है वो डिफरेंट थी मुगल आर्मी मतलब। और दूसरी तरफ फिर हमने बतानी है कंपनी की आर्मी। कंपनी की आर्मी के पास क्या थे? मॉडर्न वेपन्स थे, मस्केट्स, ठीक है, मैच लॉक्स थे, एंड ड्रिल्स, एक यूरोपियन टेक्निक्स फॉलो करते थे। ठीक है, एंड उसमें कास्ट एंड कम्युनिटी की फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया जाता था। ऑल हैव टू फॉलो सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। So in this way we can say that Mughal army was totally different from company's army. Clear?